अभी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। पिछली पॉडकास्ट में काफी सिविल इंजीनियर्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनका आंसर देना काफी जरूरी है, क्योंकि आपका वो एक सवाल आपके करियर, आपकी जॉब से रिलेटेड है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उनका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो वेलकम करते हैं सॉलिट्यूड एजुकेशन के फाउंडर मेंबर अमित कटारिया सर का। थैंक यू कुलदीप जी। सर, पिछली पॉडकास्ट में काफी सिविल इंजीनियर्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं वो ही कंटिन्यू आपके साथ करना चाहता हूँ। ठीक है सर, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दीपांशु जी का। वो कह रहे हैं कि काफी कंपनीज में मैंने रिज्यूम शेयर करा, ना तो वहां से कोई रिप्लाई आता, ना ही इंटरव्यू के लिए कॉल आती, ना ही अब तक सर जॉब लगी मेरी। ये आज के टाइम की ना कुलदीप जी काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और काफी सारे बच्चे जो है इस बात को लेके शिकायत करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने यूट्यूब पे वीडियोस डाली और उसमें उन्होंने अप्लाई किया, तो वहां पे भी कई बच्चों को जो है रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। हालांकि कुछ काफी बच्चों को उनसे जॉब भी मिल रही है, लेकिन काफी को रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे के ना मल्टीपल रीजंस होते हैं, और वन बाय वन सारे रीजन मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जितनी भी ये रिक्रूटिंग एजेंसीज है जो आज के टाइम पे रिक्रूटमेंट का काम करती है, ये क्या करती है, डाटा कलेक्शन करने के लिए फेक जॉब पोस्ट करती है अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। सो उसका उनका पर्पज जो है रिक्रूटिंग नहीं होता है, उनका स्टाफ हायरिंग का पर्पज नहीं है। उनका पर्पज है कि सिर्फ और सिर्फ जो है डाटा, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट का जो है डाटा कलेक्ट कर सके। तो जब आप किसी ऐसी जॉब पोस्ट पे आप अप्लाई करते हो, तो वहां से बिल्कुल भी आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका पर्पज है सिर्फ आपका डाटा कलेक्ट करना, उन्हें आपको जॉब देने से कोई पर्पज नहीं है। तो जब भी आप अप्लाई करें, तो सबसे पहले ये देख ले कि कोई कंपनी जॉब पोस्ट कर रही है या फिर कोई थर्ड पार्टी रिक्रूटिंग एजेंसी कोई जॉब पोस्ट कर रही है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज इंडिविजुअल लेवल पे या फिर जो कंपनी के एचआर होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि फेक जॉब पोस्ट कर देते हैं। उनका पर्पज जो है हायरिंग नहीं होता है, वो सिर्फ अपना एक फॉलोअर बेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। सो उसकी वजह से भी कई बार कंपनीज या फिर इंडिविजुअल जो एचआर होते हैं कंपनीज के, वो फेक जॉब पोस्ट कर देते हैं, और जिससे उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन आप जैसे कैंडिडेट का कोई फायदा नहीं होता। आप अप्लाई भी करते हो, उसके बाद भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपके लेवल पे, मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है। जनरली क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, तो हम ना डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते कि कंपनी क्या डिमांड कर रही है, कंपनी को कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कंपनी किस पर्टिकुलर स्किल पे फोकस कर रही है। हम ये सारी चीजों पे काम नहीं, मतलब पढ़ के ही नहीं देखते हम लोग। हम डायरेक्ट जो है अप्लाई कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आज के टाइम पे एप्लीकेशंस इतनी सारी है, हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, हम उस पर क्लिक करके और अप्लाई कर देते हैं। हम देखते तक भी नहीं है कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए जॉब है। तो आपकी प्रोफाइल उससे मैच ही नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आपने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में भी कंपनी जो है आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। तो आपको जब भी अप्लाई करना है, सबसे पहले कंपनी जाके जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि एक्चुअल में जॉब में क्या डिमांड कंपनी कर रही है, क्या स्किल मांग रही है, क्या उसका जो है एक्सपीरियंस है, किस लोकेशन के कैंडिडेट हायर करना चाहती है। ये प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं जब हम कोई भी अपने लिए कोई जॉब पोस्ट डालते हैं, तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि जॉब का डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ते और डायरेक्ट कॉल करके बैठ जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं भाई तुझे ये स्किल आती है, वो बोलता है कि नहीं आती है। तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है जाके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि हमने वहां पे डिटेल में वो स्किल मेंशन की हुई थी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको ये भी चीज देखनी है। लास्ट है चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रिज्यूम है वो सामने वाले को पसंद ही नहीं आता है। मतलब उसमें ऐसी कोई अट्रैक्शन वाली बात ही नहीं होती कि हम अप्लाई करें और सामने वाला हमारा रिज्यूम देखे, क्योंकि सामने वाला कोई भी आपको जज कर रहा है, आपके रिज्यूम से ही तो जज कर रहा है। उसे थोड़ा ना पता है कि आपके बारे में आप कौन हो, क्या नहीं हो। आपके रिज्यूम में जो चीजें दिखेंगी या आपकी प्रोफाइल में जो चीजें दिखेंगी, उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। तो हमारे पास दिखाने के लिए होता बहुत कुछ है, लेकिन हमारे रिज्यूम में उतना कुछ नहीं होता है। सो उसकी वजह से भी कई बार जो है सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको इन सारी चीजों पे काम करना है। और वैसे भी 100% कभी भी कॉल नहीं आती है, चीज ध्यान रखना कि आप सोचो कि मैं 100 कंपनी में अप्लाई कर लूं तो 100 की 100 जगह से कॉल आ जाए। सो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर, जो ये रिज्यूम है काफी बड़ी प्रॉब्लम है। काफी बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर इसका कोई सॉल्यूशन है, तो या तो आप कोई वीडियो या कोई ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पर आप अगर अपलोड कर दें, तो जिससे बच्चों को वो क्लियर हो जाए, चीजें समझ आ जाए कि रिज्यूम भी कैसा होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास पेड सॉल्यूशन भी है और फ्री सॉल्यूशन भी है। तो पेड सॉल्यूशन क्या है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना जॉब हंटिंग के नाम से कोर्स है, आप उसमें जाना,
400 या 500 रुपए का प्राइस है, और ऑफर में तो कई बार जो है इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो उसमें डिटेल में मैंने बताया कि आपका रिज्यूम क्या होना चाहिए, कैसे उसमें हाईलाइट होनी चाहिए चीजें, कौन सी चीज आपको ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी रिप्लाई नहीं कर रही है तो आपको मेल के थ्रू से कैसे अप्रोच करना है, किसी कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपको कैसे जो है उसको कंपनी को एक मेल के थ्रू जो है आपको उससे कांटेक्ट करना है, फिर एक रिप्लाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी हमें रिजेक्ट कर देती है और हम कंपनी से पूछते तक भी नहीं कि आपने हमें रिजेक्ट क्यों किया है। तो ये भी कई सारे रीजन होते हैं। तो उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैंने डिटेल में कराया, मैंने ही वो पूरा कोर्स शूट किया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल पे आप हमारा सब्सक्राइब कर लेना, तो इस पे भी रेगुलर करियर से रिलेटेड जॉब अपडेट हम लोग, जैसे इंटरव्यू सीरीज वगैरह हम लोग डालते रहते हैं। इसके अलावा जॉब अपडेट भी डालते हैं, और ऐसे कई सारे कि क्या स्किल आपको आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, ये सारे वीडियोस लगातार चैनल पर डलती रहती है। सो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन है आपका नितिन जी का। ये कह रहे हैं कि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं, तो आगे मुझे क्या स्टडी करनी चाहिए, वो कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए मुझे अपने अंदर, कि जब मैं पास आउट हूं तो मेरी इजीली जॉब लग जाए। सर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट जॉब के अंदर। नहीं, ये तो मेंशन नहीं करा सर इन्होंने, लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे कि जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो जाए जब पास आउट देखो, होए वो। अभी अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में मल्टीपल चॉइस है। पहली चॉइस तो ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा फ्यूचर है। कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का काफी अच्छा फ्यूचर है। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो है रिक्रूटिंग जो है कम गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसीज निकाले। खैर वो एक अलग बात होगी। बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। दरअसल क्या है कि अभी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, तो अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में जाने का इंटरेस्ट है, सो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है। आप अभी से ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दो। सो जैसे आप पास आउट करोगे उसके 1 या 2 साल ही आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि पास आउट करते ही आपकी जॉब लग जाए। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि आपका गवर्नमेंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ प्राइवेट जॉब के अंदर ही जाना है, तो उसके लिए आपको सब अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। जैसे आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट होगी, थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले आप किसी भी कंपनी में जाके ट्रेनिंग करके आओ। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आप जाके वहां पे ट्रेनिंग करके आओ। इसके बाद जब आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट होगी, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में जो गैप होगा वो वहां पे भी आप जाके ट्रेनिंग करके आओ। और आज के टाइम पे तो काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग जो है अलाउ कर दिया है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रोसीजर है तो वो जेन्युइन तरीके से ट्रेनिंग करके आओ। ये नहीं कि कहीं से सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। दूसरा, कुछ सॉफ्टवेयर हैं आप जो सीख सकते हैं, जैसे ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो आना चाहिए हर एक सिविल इंजीनियर को। इसके अलावा अगर आपका बिल्डिंग में जाने का मन है तो आप जो है स्टैड प्रो हो गया, आपका ई टैब, टेक्ला, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है। या फिर नई टेक्नोलॉजी आ रही है PIM, आप इसको भी सीख सकते हैं। तो आपकी जॉब 100% लग जाएगी जैसे ही आप अपना करियर खत्म करोगे। या फिर आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी स्कोप है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी अपना करियर जो है बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बीटेक करते ही जॉब के लिए मत जाओ। आप या तो उसके बाद एमटेक करो या फिर MBA करो, क्योंकि आज के टाइम पे ना स्पेशलाइजेशन की काफी डिमांड है। तो मेरे हिसाब से आपको ना, अगर आपके पास में टाइम है, पैसा है और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो या तो एमटेक करो और या फिर MBA करो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर MBA कर लो। और या फिर जो है आप एमटेक करो। एमटेक में आप जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग काफी अच्छा स्कोप है, जियोटेक का काफी अच्छा स्कोप है। मतलब ये ऐसे है कि जो थोड़े रेयर है, लेकिन लोग इसमें अच्छा जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का शौक है तो आप स्ट्रक्चर में कर सकते हो, डायनेमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर एमटेक होती है। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका जी का। ये कह रही हैं कि मेरी इसी साल बीटेक कंप्लीट हुई है, तो मुझे आगे करियर में क्या करना चाहिए और मेरे लिए क्या सही रहेगा। देखो, लड़कियों के लिए ना काफी बड़ी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और स्पेशली जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है, मतलब जो ऑन साइट जो कंस्ट्रक्शन पे जाके काम करते हैं। सो अगर आप उस लाइन में तो बिल्कुल भी मत आप जाओ, मतलब जो कोर कंस्ट्रक्शन है उसमें तो आप बिल्कुल भी मत जाओ। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको नहीं सलाह दूंगा कि आपको जो है उधर जाना चाहिए। अब आपके लिए बचती हैं ऑफिशियल जॉब, तो उसके लिए अगर आपके पास में पैसा है, सो अगेन फिर मैं बोलूंगा कि हायर एजुकेशन के लिए जाओ, या तो एमटेक करो या MBA करो। MBA मेरी थोड़ी सी अलग वो रहती है, तो आप MBA कर सकते हो प्लानिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। आज के टाइम में बहुत आसान है करना। निकमार काफी फेमस इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी करा रहे हैं, और आज के टाइम में ना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर IIM भी
शॉर्ट टर्म कोर्स लेके आए तो आप वहां से भी करके अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। या अगर एमटेक या एमबीए आपको नहीं करना है, फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर आपकी मजबूरी है कि आपको जो भी करना है, तो आप जो है इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर जो आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, उसकी तरफ जाओ। वहां आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और क्योंकि गर्ल्स के लिए वो ही सही है, कोर कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी मत जाना, आपको जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप जो है या तो आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ जाओ या फिर आगे एमटेक या फिर एमबीए करो। आई होप राधिका जी जो आपकी क्वेरी थी वो आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हर्ष जी का, सिविल से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर ये कह रहे कि सिविल की जॉब में तो मन नहीं लग रहा, तो क्या मैं सर फुल टाइम करके शेयर मार्केट में 1000-1500 रुपए कमा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट से तो आप देखोगे तो काफी पैसा कमा रहे हैं। इसलिए नहीं कमा सकते क्योंकि आपका आपका टारगेट ही गलत है एक्चुअल। जब आप ना डेली बेसिस का टारगेट अगर आप स्टॉक मार्केट से बना लोगे ना, तो आप लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते हो। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। जब भी आप डेली बेसिस का टारगेट आप बना लेते हो ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपके ऊपर ना एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से ना आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। और स्टॉक मार्केट ना टोटली साइकोलॉजी और माइंडसेट का खेल है। तो जब आपकी साइकोलॉजी जब आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो फिर आप ना जो आपका टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जनरली वे लोग सक्सेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आते हैं और जो अपने रिटर्न भी लॉन्ग टर्म ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं ईयरली कैलकुलेट करता हूं, मैं कभी भी ना डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करता, या मैं कभी मंथली कैलकुलेट नहीं करता कि मेरा मंथली इतना रिटर्न आ रहा है। मैं कभी, या मैं ये नहीं बोलता कि मेरा डेली इतना रिटर्न आ रहा है। आपने भी कई बार सुना होगा कि मैं आपसे जब शेयर मार्केट के बारे में बात करता हूँ तो मैं बोलता कि मेरा मंथ ईयरली मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, इतना प्रॉफिट आपको हुआ है। हाँ, कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट है या मैं इतना कैपिटल यूज कर रहा हूं, तो मैं मंथ ईयर के एंड में जो है मुझे इतना परसेंट का रिटर्न जो है वो चाहिए। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ आओगे तो आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। अब आप डेली बेसिस पे आओगे तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते। अब उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपका टारगेट है 1000 रुपए, कि आपको ना 1000 रुपए पर डे कमाना है स्टॉक मार्केट से। अब आज आपने 1000 रुपए कमाए, आपने कल 1000 रुपए कमाए, आपने परसों 1000 रुपए कमाए, तो सब कुछ ठीक है क्योंकि आप डेली अपना टारगेट अचीव कर ले रहे हो। अब क्या होता है कि चौथे दिन क्या होता है कि आपको लॉस हो जाता है। लॉस तो होगा इसमें, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर तो अगर भगवान ही आके ट्रेडिंग करे तो उन्हीं को लॉस नहीं होगा, बाकी तो जितने भी ह्यूमन है, ह्यूमन आप छोड़ो, आप रोबोट से भी ट्रेडिंग करवाओगे ना, सॉफ्टवेयर से भी ट्रेडिंग करो, लॉस आपको होना ही होना है। क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूं और एल्गो ट्रेडिंग में मैं यूज करता हूं, तो एल्गो में भी लॉस होता है और मैं खुद करता हूं उसमें भी लॉस होता है। तो अब आपको चौथे दिन क्या हुआ, लॉस हो गया, तो आपका चौथे दिन का टारगेट तो खत्म, आप उस दिन तो टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट डे मतलब 5th डे को आपके पास में अब आपको आपका टारगेट डबल हो गया। डबल क्यों हो गया? एक तो 1000 रुपए जो आपने चौथे दिन लॉस किया वो, और जो 5वें दिन का आपका टारगेट था वो। तो अब आज 5वें दिन आपको 2000 रुपए कमाने पड़ेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अब 2000 रुपए कमाने के लिए आपको अपना कैपिटल भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके पास जो कैपिटल था वो 1000 रुपए के अकॉर्डिंग था। अब मान लो 5वें दिन आपने कैपिटल डबल किया तो आपका रिस्क भी डबल हो गया। अब पता चला कि उस दिन प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर डबल आपका कैपिटल हुआ है उस दिन हो सकता है कि आपको 2000 का लॉस हो जाए, या हो सकता है कि आपको 1500 रुपए का लॉस हो जाए। का प्रेशर और हो जाएगा सर। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑलरेडी 2000 रुपए आप लॉस में चल रहे थे और 2000 का लॉस आपके और हो गया, तो 4000 का आपका नुकसान हो गया। अब 4000 रिकवर करने के लिए आपको सेम कैपिटल से, अगर आप सेम कैपिटल यूज करोगे तो आपको हो सकता है कि 15 दिन आपके निकल जाए। अब अगर आपको सेम डे पे वो रिकवर करना है तो आपको 4 गुना कैपिटल यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हर कोई भी वो इंसान जो डेली बेसिस पर टारगेट बनाता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि चलो मुझे शाम को पार्टी करनी है, 1000 रुपए स्टॉक मार्केट से निकाल लेता हूं, आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आओ, कम से कम मिनिमम ना 1 मंथ का टारगेट कम से कम रखो, और वो भी परसेंटेज बेसिस पे कि मुझे मंथ का 4 से 5% निकालना है, मुझे मंथ का 10% निकालना है। ठीक है, तो जैसे मैं एनुअल रिटर्न का टारगेट रखता हूं कि अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास मुझे रिटर्न मिल जाए, सारा मेरा ट्रेडिंग से लेके स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, सबका एक एवरेज निकल के 40% के आसपास मेरा आ जाए, जिसमें से मेरी ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह सब कुछ कट के 20-22% के आसपास मुझे नेट प्रॉफिट बचे, जो कि एक आइडियल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का। अगर आप देखोगे तो दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो भी 20-22% ही निकाल पाते हैं। सो आपको उस तरीके से टारगेट अगर बनाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। और डेली बेसिस का तो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी कि पता चलेगा कि
एक हफ्ता भी कंप्लीट नहीं होगा, आपका कैपिटल जीरो, उसके बाद फिर कैपिटल डालोगे फिर जीरो, फिर कैपिटल डालोगे फिर जीरो। और जब नुकसान होता है ना, तो आपकी साइकोलॉजी और आपका डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। आप ना डिसीजन लेते हुए डरते हो और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी लूज हो जाता है। तो पता चलेगा कि आए थे 1000-1500 रोज कमाने, और आने वाली कई पीढ़ियों को भी कह के जाओ कि शेयर मार्केट में बिल्कुल भी मत जाना। तो शेयर मार्केट इस तरह का काम है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सर इतना प्रॉफिट कमाने के लिए भी तो उस तरह की नॉलेज, शेयर मार्केट की नॉलेज होनी भी तो चाहिए ना सर, जब भी वो इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे। नहीं, दरअसल आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं ना कि यूट्यूब वगैरह पे लाइव वीडियोस और चल रही हैं और कॉल टिप्स मिल रही हैं, तो हम उनको यूज करके प्रॉफिट कमा लेंगे। या फिर ये सोचते हैं कि जो है 1500 रुपए कमाना कौन सी बड़ी बात है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये माइंडसेट ही सबसे गलत है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आओगे तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। और क्योंकि मैं ये चीज करके छोड़ चुका हूँ, ठीक है, और मैं, मेरे ऑफिस में स्टाफ बोलते रहते हैं कि सर हमें कोई ट्रिक बता दीजिए कि हम डेली का 500-600 रुपए कमा ले। तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, और तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन भी समझा दी, तो उस चक्कर में पढ़ना भी मत बिल्कुल भी। सबसे अच्छा आपको बता रहा हूँ, जॉब पकड़ो, और जॉब के साथ साथ जो है, मतलब जॉब तो आप कर ही रहे हो, तो उस जॉब में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। तो जब इन्वेस्टिंग करोगे ना, तो धीरे धीरे चीजों को खुद समझने लग जाओगे। अच्छा, कब स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, कब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब उसमें से इन्वेस्टमेंट हटा लेनी चाहिए, कौन से स्टॉक में पैसा लगाऊं, कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। तो आप धीरे धीरे ना आपके खुद दिमाग चलने लग जाएगा, तो तब आप उसको फुल टाइम लेके जाना। अभी फुल टाइम के बारे में सोचना भी मत। हर्ष जी, आपको क्लियर हुआ होगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो जॉब कर रहे हो, जॉब करते रहिए, लेकिन शेयर मार्केट की भी नॉलेज लेते रहिए। जब आपको दिखे कि हाँ मुझे इसकी इतनी नॉलेज हो चुकी है और मैं इतना प्रॉफिट कमाने लगा हूं, जब आप सोच सकते हो जॉब छोड़ने के बारे में। इसलिए अभी जो कर रहे हो आप वही करते रहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान जी का। ये कह रहे हैं कि स्केचअप और 3D मैक्स करने से कोई फायदा मिलेगा या नहीं। देखो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो फिर मत करना स्केचअप और 3DX में, कोई फायदा है नहीं। और अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो फिर आप कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हो सिविल से तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बीटेक एमटेक किया है तो अब 3DX मैक्स और स्केचअप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर नहीं है। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको इंटीरियर में काम करना है, या फिर जो आर्किटेक्चर फील्ड से है। एक सिविल इंजीनियर को 3DX मैक्स और स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं सीखने चाहिए। अगर आप सीखोगे भी तो आर्किटेक्चरल फर्म्स में आपको जॉब मिलेगी और कोई ग्रोथ आपकी होने वाली नहीं है। पता चलेगा कि 30-35-40 हज़ार रुपए पे आपकी लाइफ ही खत्म हो गई। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है इंजीनियरिंग में अपने ही फील्ड में आगे जाने का, तो आप क्यों ऐसे फील्ड में जो है अपनी टांग घुसा रहे हो कि जहां पे आपको कोई करियर की ग्रोथ ही नहीं है। तो ये ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज के ऐसे सॉफ्टवेयर लोग सिविल इंजीनियर सीख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई ग्रोथ नहीं है। इंटीरियर आप, या फिर एक ग्रोथ क्या हो सकती है कि आप अपना काम कर रहे हो। मान लो आपको इंटीरियर का खुद का काम करना है, आपको अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करनी है इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो एक बार आप सोच सकते हो। अदरवाइज अगर आपको जॉब करनी है तो आप ये मत सीखो, आप सिविल के सॉफ्टवेयर सीखो ना यार। सिविल में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, डिजाइनिंग के इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्लानिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो आप उनको सीखो। आप क्यों आर्किटेक्चर वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो सीख रहे हो? तो मेरे हिसाब से मत सीखना। बस अगर आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक या एमटेक है तो सिविल वाले सॉफ्टवेयर सीखो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौरव जी का। वो कह रहे हैं कि वो कौन सी स्किल होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर में जिसके बेस पर उनकी आराम से जॉब लग जाए। ये तो हम शायद किसी पॉडकास्ट के अंदर एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं। शायद फर्स्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था जॉब की, सिविल इंजीनियर्स को हाँ जॉब जी, हाँ जी। क्यों नहीं मिल रही है। उसमें डिटेल में बताया था कि आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप एक बार वो वीडियो जाके वहां पे देख लेना। फिर भी मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि पर्सनल और टेक्निकल दो स्किल्स मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। पर्सनल स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपकी आप बोल रहे हो, रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे हो। आपकी रिटन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में कि आप किसी कंपनी को मेल कर सको, मेल के थ्रू अप्रोच कर सको। साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स में आज के टाइम पे ना दो मेरे फेवरेट है, एक प्लानिंग और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रा में, डिजाइनिंग के फील्ड में अभी उतने सिविल इंजीनियर्स इंडिया में नहीं है जितने होने चाहिए थे, या फिर उस लेवल के इंजीनियर्स नहीं अवेलेबल जिस लेवल के होने चाहिए थे।
तो आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अपना करियर बना सकते हो, साथ ही साथ प्लानिंग के अंदर भी करियर बना सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ना प्लानिंग को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जा रही है। वो टाइम चला गया इंडिया में कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते थे और फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। आज के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो उसकी डेडलाइन भी उसी के साथ में सेट हो जाती है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर का रोल काफी बढ़ जाता है। तो मेरे दो फेवरेट करियर ऑप्शन है, प्लानिंग और इंफ्रा। आप इनमें अपना करियर जो है बना सकते हैं। बाकी और डिटेल में आप बात करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी कॉल पे भी बात कर सकते हो। और क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अधूरा भी लग रहा है, मुझे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो आप अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आया तो आप मुझसे कॉल करके भी बात कर लेना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है निशान जी का। ये कह रहे हैं कि 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, ना ही सैलरी बढ़ी है ना ही कुछ चेंज हुआ है। अब मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा? प्रोफेशन चेंज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं प्रोफेशन चेंज कर लूंगा और मेरी वहां बल्ले बल्ले हो जाएगी या मुझे वहां पे लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप प्रेजेंट आपकी सिचुएशन है उससे खराब सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ जाए। तो प्रोफेशन ना इतना आसान नहीं है चेंज करना, और हर कोई जो है चेंज भी नहीं कर पाता है। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप सबसे पहले तो ना जो आप काम कर रहे हो उसी में आप देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। क्या आप जो है आपको स्किल की प्रॉब्लम है, आपने कुछ सीखा नहीं। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि 5 साल 5 साल 7 साल काम करते हुए हो चुका है और उनको बिलिंग की एबीसीडी भी नहीं आती है, या उनको एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो भी नहीं आते। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि आप करियर में क्या गलती करो। क्या आपने किसी बड़ी कंपनी में ट्राई किया, क्या आपकी क्वालिफिकेशन आपने इंप्रूव नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्लोमा ही रहते हैं, डिप्लोमा के बाद कुछ करते ही नहीं है, तो आप वो चीज देखो। साथ ही साथ जो है अपनी स्किल को चेक करो कि आपको क्या चीज आती है। आज के टाइम पे तो देखो ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है। जब हम जॉब किया करते थे उस टाइम पे तो यूट्यूब पे भी एक सिंगल वीडियो नहीं हुआ करती थी कि हमें कोई दिक्कत आ रही तो चलो यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे तो आपके साथ इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप यूट्यूब पे आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा पेड कोर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, तो आप वहां से अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। और बाकी रहा चेंज करने का, तो चेंज करने का ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है। और बाकी अगर आप फिर भी आप करना चाहो तो इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसमें मैंने बताया कि एक सिविल इंजीनियर्स के लिए अल्टरनेट करियर ऑप्शन जो है वो क्या होने चाहिए। सारे बताए मैंने, मार्केटिंग से लेके बैंकिंग और कई सारे सेक्टर्स बताए जहाँ पे आप जा सकते हो। तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, उससे भी आपको जो है आइडिया मिल जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ जी का। ये कह रहे हैं कि सर क्या रीजन है कि सिविल इंजीनियरिंग में ही इतनी प्रॉब्लम है जॉब से रिलेटेड? अगर और ब्रांच की बात की जाए तो सबकी जॉब भी लग रही है और सैलरी भी उनको अच्छी मिल रही है, लेकिन सिविल में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है सर? हमारे इधर ना एक कहावत है कि दूसरे की थाली में जो लड्डू है ना वो बड़ा दिखता है। तो ये ना एक कहावत हमारे यहाँ बड़ी फेमस है। सो अगर आप ओवरऑल देखो ना तो जॉब की सिचुएशन ना सब जगह सेम ही है। बस आपको दिखता है कि अरे आईटी में जॉब लग रही है, अरे वहां पे जॉब लग रही है। वो ना क्या है ना कि हमने ना ये मान लिया है कि हम जहाँ हैं वो बड़ी खराब सिचुएशन है और बाकी दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैं आज सुबह ही जो है मनी कंट्रोल पे जाके जो है मैं न्यूज पढ़ रहा था, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट वगैरह में रेगुलर एक्टिव रहता हूँ। तो मैं ना मनी कंट्रोल पे जाके एक बार मॉर्निंग में सारी न्यूज वगैरह देखता हूँ। सो आज ही मैंने देखा इंटेल जैसी कंपनी, मतलब एक कंपनी जिसका पूरी दुनिया में मोनोपोली है प्रोसेसर के अंदर, जो लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर आते हैं। आप अगर लैपटॉप यूज करते हो तो उसमें से 70-80% लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल के प्रोसेसर मिलेंगे। उस कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है ले ऑफ किया, मतलब कई हजार इंप्लॉयों को हटाया है। अब ठीक है, इससे पहले आपने गूगल का देखा था, फेसबुक का देखा था। तो ये आपको ऐसे लगता है कि यार हर इंडस्ट्री के अंदर जॉब है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं है। ये ना यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सब जगह जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जब एक तरीके से नया सिस्टम शुरू हो रहा है। अब किसी को पता था कि ऑनलाइन एकदम से इतना सारी चीजें आ जाएंगी, अब ऑनलाइन आया तो एआई आ गया, इतने सारे टूल्स आ गए आज के टाइम पे। तो ना धीरे धीरे जब एक शिफ्ट हो रहा है ना चीजें, तो वहां पे ना लोगों की जॉब भी जाएंगी और नई जॉब भी निकलेंगी। तो इसलिए ना आपको ये लग ही रहा है कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जॉब नहीं है, ये सभी जगह यही प्रॉब्लम है। तो आप अपने फील्ड में काम करो, देखो आपके पास क्या स्किल है, क्या और आप कर सकते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन कम है। सो ये सारी चीजें ना हम लोग गलती क्या करते हैं ना, खुद को एनालिसिस नहीं करते। हम दूसरे को देख लेते हैं, अरे मेरा दोस्त तो आईटी में है, उसको तो लाख रुपए पैकेज मिल रहा है, लाख रुपए सैलरी है, और मेरे को सेम एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो 30,000 पे काम कर रहा हूँ। भाई तू
उससे ज्यादा कमा सकता है साइट पे, ठीक है ना। तेरे पास एक्स्ट्रा इनकम करने का भी ऑप्शन है साइट पे, लेकिन तू करना चाहे तभी तो। बस तूने तो एक वो बना लिया कि यार वो तो लाख रुपए कमा रहा है और मैं इतने कमा रहा हूँ। और कभी भी ना आपको इस तरीके से कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि हर एक तो मार्केट का जो पेइंग स्टैंडर्ड है वो अलग अलग, हर आप किसी भी सेक्टर में जाओ, हर सेक्टर का अलग अलग पे स्केल है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो आप जिस सेक्टर में हो आप वहां से कंपेयर करो ना। आपने सिविल से बीटेक किया तो आप अपने ही साथ के लोगों के साथ कंपेयर करो ना। ये आपने सिविल भी की होगी तो कुछ सोच समझ के की होगी ना। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपको जो सैलरी मिल रही है और आपके साथ के सिविल के जो बंदे हैं उनको क्या सैलरी मिल रही है, या वो किस पोस्ट पे हैं, क्या उनको स्किल सेट आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, वो वाली बात होगी कि जैसे मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक स्विफ्ट है जो बेस मॉडल है और जो i10 है वो टॉप मॉडल है। तो मैं हमेशा जो है एक टॉप मॉडल को बेस मॉडल से कंपेयर करता रहता हूँ, यार तो स्विफ्ट में फीचर ही नहीं है, इसको चलाने में मजा नहीं आता है। तो हम ना यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम ना कंपेरिजन ही बहुत गलत करते हैं। तो आप ना ये कंपैरिजन छोड़ो आप। और रही बात जॉब की, तो जॉब आप देखो, पार्लियामेंट आप न्यूज देखा करो, सब जगह कितना हंगामा है कि जॉब ही नहीं है इंडिया के अंदर, जॉब हर सेक्टर के अंदर जो है प्रॉब्लम है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और इसको अपनी प्रॉब्लम मान के मत बैठो कि इनको ये तो सर मेरे साथ ही दुनिया में सबसे गलत हो रहा है और बाकी तो दुनिया में सब चंगा सी और सब बस मैं ही नंगा सी हूं, है ना कोई वो। गवर्नमेंट ही जॉब नहीं दे पा रही तो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से जॉब होगी। हाँ, तो आज के टाइम में यही हो रहा है ना कि लोग सोच रहे हैं कि यार मैं ही भुक्का नंगा घूम रहा हूँ और बाकी दुनिया सब पैसे कमा रही है। वहीं जिसको हम देखते हैं कि वो पैसे कमा रहा है वो सोच रहा है कि साला ये पैसे कमा रहा है और मैं भुक्का नंगा घूम रहा हूँ। तो ये ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। तो आप भाई अपनी फील्ड में काम करो, बहुत अच्छा फील्ड है, कोई खराब फील्ड थोड़ी ना है सिविल इंजीनियरिंग। ये बताओ, एक्स्ट्रा मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं जिस दिन से मेरी पहले दिन से जॉब लगी उसी दिन से मेरे पास में एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स थे, ठीक है। और जब तक मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब करी, जब तक मेरे पास में उसके एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस थे। और लखनऊ के अंदर तो मैं आपको बताऊं कि मल्टीपल सोर्सेस थे, ठीक है, एक सोर्स नहीं था, मल्टीपल सोर्सेस थे। तो ये चीजें आपको खुद देखनी पड़ेगी भाई कि वहां पे पैसा है, अब उस पैसे को तुम कैसे निकालो। एलएनटी के एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की साल की कई कई करोड़ रुपए की कमाई है। एलएनटी के डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है एलएनटी, एलएनटी में क्या होता है ना, हर एक प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। तो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ना साल की कई कई करोड़ रुपए की इनकम है। आप समझ रहे हो कि परचेसिंग में तो उसका कट जा रहा है, साइट पे ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वहां से उसका कट जा रहा है, बिलिंग हो रही है वहां से उसका कट बन रहा है। तो करोड़ों रुपए कमा रहा है वो बंदा बैठ के, बताओ आप। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं, कमाने के तरीके हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो समझाने का काम मेरा है। बाकी जब आप दूसरे फील्ड में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उस फील्ड की अपनी नई समस्याएं हैं, फिर आप बोलोगे कि यार वो तो सिविल ही अच्छी थी। आप जाओ एक बार मार्केटिंग की जॉब में जाओ, एक बार आईटी की जॉब में जाओ, पता चल जाएगा। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहां पे हजारों बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं लोग। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां पे, क्योंकि भीड़ भी तो बहुत है ना आईटी के अंदर। सिविल में अगर किसी कॉलेज के अंदर मान लो 100 बच्चे हैं, तो आप सीएस से कंपेयर करोगे तो सीएस ब्रांच में कम से कम 1000 बच्चे होंगे, कम से कम। सेक्शन ही काफी होते हैं सर, 3-4 सेक्शन हो जाते हैं। तो आप सोचो, एक ब्रांच में 100 बच्चे और एक ब्रांच में 1000 बच्चे हैं, ठीक है। और कई बार तो ये कई कई गुना होते हैं कि सिविल ब्रांच ही नहीं है और सीएसआईटी में हजारों हजारों बच्चे भरे हुए हैं। और सीएसआईटी के अंदर एक प्रॉब्लम और भी है कि वहां पे ना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब एक जैसे हैं। आपने बीटेक एमटेक जो भी किया है वो भी मैटर नहीं करता। नीचे कोई बंदा किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जो है जाके कुछ सीख के आ गया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी आप ही के बराबर है। तो ये चीज है, सैलरी पैकेज है, अच्छी बात है, लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद कंपटीशन भी बहुत है। तो ये भी चीज आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें जो है वो देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, जो भी हमारे सिविल इंजीनियर्स के सवाल थे आपने उनका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था आपने उनको दिया। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर ही उसका रिप्लाई करें। और ऐसे ही जुड़े रहें सॉलिट्यूड एजुकेशन के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।